देखिए, अगर आज के कश्मीर का मसला आपको समझना है तो आपको थोड़ी सी कश्मीर की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज के इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 70% मुस्लिम्स हैं, जबकि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 98% मुस्लिम्स हैं। तो आज ये कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जबकि हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली शुरू से कश्मीर में ज़्यादा हिंदू पाए जाते थे। चूँकि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से कश्मीर में भी हिंदू मेजॉरिटी थी। आज भी कश्मीर में एंशिएंट टेम्पल्स मौजूद हैं, जैसे शंकराचार्य टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है। मर्तन सन टेम्पल ये हिंदू लॉर्ड शिवा को डेडिकेट होता है। और अमरनाथ टेम्पल यहाँ पर लाखों हिंदू पिलग्रिम्स एनुअली विजिट को आते हैं। इसके बाद 3rd सेंचुरी में अशोका यहाँ पर बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं और इसी तरह बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होती है। अशोका एम्परर यहाँ पर मोनोएस्ट्रीज और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स बनाते हैं। कश्मीर में बुद्धिज्म को वो इस तरह से प्रमोट करते हैं कि कुछ मॉन्क्स को कश्मीर की तरफ भेजते हैं, जिनमें से एक मॉन्क का नाम था मजंतिका, और ये बुद्धिज्म को प्रीच करने में वाइटल रोल प्ले करता है। और कश्मीर के साथ साथ तिब्बत और चाइना में भी बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इसके बाद वक्त के साथ साथ डिफरेंट एम्परर्स और डायनेस्टीज कश्मीर पर हुक्मरानी करती हैं। इसके बाद 14वीं सदी में शाह मीर डायनेस्टी के अंडर कश्मीर में इस्लाम आता है और एक सूफी मीर अली हमदानी जो पर्शिया से कश्मीर आए थे, वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं इस पूरे रीजन में। अब मीर अली हमदानी शाह मीर डायनेस्टी के डायरेक्टली मेंबर तो नहीं थे, बल्कि उनकी रीजनल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प किया करते थे। मीर अली हमदानी सबसे पहले 1374 में कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आकर वो पर्शियन आर्किटेक्ट, पोएट्री और इस्लाम को प्रमोट करते हैं। इसके बाद डिफरेंट सूफी सेंट्स कश्मीर की तरफ आते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन बन जाता है पूरे कश्मीर में। देखिए, एक मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर पाया जाता है कि मुगलिया खानदान ने कश्मीर में आकर इस्लाम को प्रमोट किया था, ये बिल्कुल झूठ है। मुगल एम्पायर का पहला बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से आया था, जिसकी बादशाहत 1526 से स्टार्ट होती है, जबकि इससे 200 साल पहले से इस्लाम कश्मीर में आ चुका था। इसके बाद 18वीं सदी में अफगानियों का कश्मीर पर हमला होता है। तो ये दुरानी एम्पायर, जो कि एक अफगानी एम्पायर थी, इसके कमांडर अब्दुल्ला खान अक्कासी कश्मीर की कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब्दाली जो उस वक्त दुरानी एम्पायर के बादशाह थे, उन्होंने ही अपने कमांडर अब्दुल्ला खान अक्कासी को भेजा था कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। 1953 में ये पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं और ये दुरानी एम्पायर का कब्जा भी कश्मीरियों के लिए बहुत होलनाक होता है, जिसमें उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है एंड इवन उनको लूटा भी जाता है। और इस अफगानी इन्वेजन के बाद कुछ कश्मीरी वहां से भाग जाते हैं और बहुत सारों को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। इसी तरह वक्त तो चलता रहता है, लेकिन कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कभी भी कम नहीं होती। और 1819 में सिख भी हमला कर देते हैं कश्मीर पर और महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में 1813 में पहला हमला होता है सिखों का कश्मीर पर। इसके बाद दूसरा अटैक 1 साल के बाद और फिर तीसरा अटैक 1819 में होता है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं। शेख अब्दुल्ला जो एक प्रो इंडियन थे और नेहरू के करीबी दोस्त थे, वो अपनी किताब आतिशे चिनार में ये लिखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह से ये कश्मीर पर हमला हिंदू पंडित्स ने करवाया था। और इसी किताब में शेख अब्दुल्ला इन हिंदू पंडित्स को इंडिया का स्पाई भी बताते हैं। देखिए, 1990 में जो हिंदू पंडित्स का एक्सोडस होता है और बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर छोड़ना पड़ता है, वो कंडेमेबल है और जो भी हिंदुओं पर जुल्म होता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से हालात इतनी कशीदा हो गए थे। खैर, फास्ट फॉरवर्ड अब आते हैं पार्टीशन पे। 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान बनता है, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन डिजाइन करते हैं। जिस प्लान के अकॉर्डिंग मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इंडिया को ज्वाइन करेंगे और पंजाब और बंगाल की डिवीजन होगी और ये दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, ये पार्टीशन प्लान उन्हीं प्रोविंसेस पर एप्लीकेबल था जो अंडर डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल थी। और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनके पास 3 ऑप्शंस थे, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिया को ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के राजाज एक प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाएं अपने रीजन में और उसके थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। और इस सारे डिवीजन के बाद 3 स्टेट्स ऐसी बच जाती हैं जिनका कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाता: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ क्या हुआ वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, जिसका राजा एक हिंदू था, जिसका नाम राजा हरि सिंह था। और अगर मैं ये कहूँ कि इस एक इंसान की वजह से पाकिस्तान और इंडिया ने आज इतनी जंगें लड़ी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। शुरू में तो हरि सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ मिलता था। अब इसी तरह बात सुने
کشمیر کی عام عوام کی تو تقریباً 95% کشمیری لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ ہری سنگھ ایک ہندو تھا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کو اپنی ریاست اور اپنی حکمرانی کوئٹ کرنی پڑتی۔ اس کے بعد پارٹیشن کے صرف 2 مہینے کے بعد یعنی اکتوبر اور نومبر میں شروع ہوتا ہے کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، اور اس ماس لیول کے مسلم میسیکر میں سکھ اور ہندو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور RSS بھی ہری سنگھ کا ساتھ دیتی ہے مسلمانوں کو مارنے میں۔ 14 اکتوبر کو ہندو ایکسٹریمسٹ RSS جموں کے کچھ ولیجز پر اٹیک کرتی ہے، وہاں پر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کشمیر کی آرمی میں جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں ہری سنگھ ان کو بھی نکال دیتا ہے، اور نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں بسوں اور ٹرکوں کو روک روک کر مسلمانوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ وہی ساری گاڑیاں تھیں جو ہری سنگھ کے ظلموں سے بھاگ کر جموں سے سیالکوٹ آ رہے تھے۔ ان پوری گاڑیوں پر ہی گولیاں چلائی جاتی ہیں اور سب کو مار دیا جاتا ہے اور عورتوں کو اتار کر پکڑ لیا جاتا ہے۔ آج بھی 6 نومبر کو کشمیر میں مارننگ ڈے بلایا جاتا ہے، اور صرف ان 2 مہینوں میں ہری سنگھ کی فورسز کی طرف سے کم 70,000 اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ تو آخر اتنے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے پیچھے ہری سنگھ کا مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ اتنے مسلمانوں کو مارنا چاہتا تھا؟ دیکھیں، راجہ ہری سنگھ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کا مقصد ایک تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہندو میجورٹی کو کشمیر میں لانا چاہتا تھا، اور کشمیر کو وہ ہندو ڈومینیٹڈ ایریا بنانا چاہتا تھا، تاکہ اگر کل کو کوئی پلیبیسائٹ بھی ہوتا ہے تو کشمیر انڈیا کی طرف جا سکے۔ اب ایک طرف تو یہ سارا کچھ چل رہا تھا، دوسری طرف ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن پیپر پر سائن کر لیتا ہے۔ اب اس ایکسیشن پیپر پر جو ڈیٹس ہیں وہ بہت کنٹروورشل ہیں۔ یہاں پر 2 اوپینین پائے جاتے ہیں، ایک ہے انڈیا کا نیریٹو، دوسرا ہے پاکستان کا نیریٹو۔ میں آپ کو دونوں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر انڈیا کا نیریٹو یہ ہے کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان بیکڈ کچھ ٹرائبلز کشمیر پر حملہ کر دیتے ہیں اور کشمیر کو انویڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ان پشتون ٹرائبل سے بچنے کے لیے راجہ ہری سنگھ انڈینز کی مدد لیتا ہے، اور راجہ ہری سنگھ انڈیا کو پیغام بھیجتا ہے کہ اگر وہ ان ٹرائبل سے مجھے بچاتا ہے تو میں انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کر جاؤں گا۔ 26 اکتوبر کو راجہ ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن پیپر پر سائن کر لیتا ہے، اور 27 اکتوبر کو انڈین آرمی سری نگر پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ان ایکسیشن پیپر پر سائن کے بعد جموں اور کشمیر انڈیا کا پارٹ بن چکا تھا، جبکہ پاکستان کا نیریٹو یہ ہے کہ اس ایکسیشن پیپر پر جو ڈیٹس ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں، اور جس ڈیٹ کو ہری سنگھ نے ایکسیشن پیپر پر سائن کیا تھا وہ ایکچوئل ڈیٹس ان پیپر پر نہیں لکھی ہوئی، اور اس سے پہلے ہی انڈین آرمی کشمیر میں پہنچ چکی تھی اور وہاں کے مسلمز پر ظلم کیا جا رہا تھا، جن کو بچانے کے لیے پشتون ٹرائبلز کشمیر میں آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو دونوں سائڈ سے بیان نہیں ہوتی۔ 13 اکتوبر 1947 جبکہ قبائلیوں کا کشمیر میں آنے کا کچھ اتا پتا بھی نہیں تھا، تو اس وقت کی ایک اخبار روزنامہ ڈان میں ایک خبر شائع ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ ملنے والا ہے اور وہ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کروانا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پارٹیشن ہونے کے 2 ہفتے پہلے یعنی 29 جولائی 1947 کو ایک معتبر روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک چھوٹی سی خبر چھپتی ہے کہ پٹھان کوٹ روڈ پر بڑی جلدی سے کام ہو رہا ہے اور جلدی سے روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اکلوتا وہ روڈ تھا جو کشمیر کو انڈین پنجاب سے کنیکٹ کرتا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے کشمیر میں کھانا، خوراک اور ادویات یہ پاکستان سائیڈ راولپنڈی اور سیالکوٹ سے ہی جاتی تھی۔ مظفر آباد اور سری نگر کے لیے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں پنڈی سے ریگولیٹ ہوتی تھی، جبکہ جموں میں یہ سارا سامان سیالکوٹ سے جاتا تھا۔ تو اچانک اس روڈ کی تعمیر شروع ہو جانا بھی تاریخ میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے انڈینز یہ بھی مانتے ہیں کہ ہری سنگھ نے ایک سیشن پیپر پر سائن 27 اکتوبر 1947 کو کیے تھے۔ ایک انڈین جرنلسٹ ہیں پریم شنکر جھا، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہری سنگھ 25 اکتوبر کو ہی یہ سائن کر چکا تھا جب وہ سری نگر سے جموں کے لیے نکلنا چاہتا تھا، اور جموں سے اگلے دن اس نے دلی جانا تھا۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 22 اکتوبر کو پشتون ٹرائبلز کشمیر جاتے ہیں، تو 2 سے 3 دن میں ہی ہری سنگھ کا کشمیر کے ساتھ ایکسیشن کرنے کے لیے اگری ہو جانا یہ ایک پری پلانڈ لگتا ہے، اور 27 اکتوبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ ایکسیشن پیپر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور اسی دن انڈین فوج سری نگر آ جاتی ہے۔ اٹ ساؤنڈز لائک اے پری پلانڈ سینیریو۔ خیر، پھر کشمیر میں ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان اور انڈیا دونوں کی طرف سے کشمیر میں ملٹری اگریشن کیا جاتا ہے۔ 1 جنوری 1948 کو نہرو پاکستانی عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کروائیں گے اور کشمیری عوام سے ہی پوچھا جائے گا کہ وہ کس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں۔ Our pledge to the people of Kashmir, if you like the people of this world, that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. We do not wish to win people against their will with the help of armed force, and if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours.
21 अप्रैल 1948 यूएन दोनों कंट्रीज को ये ऑर्डर करती है कि वो अपने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को विदड्रॉ कराएं कश्मीर से, ताकि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाया जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता और दोनों कंट्रीज अपनी फौजें पीछे नहीं हटाते, तो प्लेबिसाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 जनवरी 1949, अब पाकिस्तान को बने तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो इस दिन जाकर कश्मीर में सीज फायर होता है और जहां जहां दोनों कंट्रीज की फौजें खड़ी थी उसको LOC डिक्लेयर कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 इंडिया में कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी जाती है। इसको आर्टिकल 370 कहते थे। तो इस आर्टिकल के तहत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया कंट्रोल करेगी और इसके अलावा हर चीज को कश्मीरी खुद ही हैंडल करेंगे। जनवरी 1951 बरतानिया पाकिस्तान और इंडिया को एक सुजेशन देती है कि LOC को मेंटेन करते हुए ही कश्मीर के दोनों साइड्स पर प्लेबिसाइड करवाया जाए, जिसे पाकिस्तान तो मान लेता है लेकिन इंडिया इसे मुकर जाता है। इसके बाद 1954 को नेहरू एक बहुत बड़ा यूटर्न लेता है। अभी तक नेहरू प्लेबिसाइड के हक में था, लेकिन अचानक वो अपने इस प्लेबिसाइड करवाने वाले फैसले से पीछे हट जाते हैं और प्लेबिसाइड करवाने से मना कर देते हैं। अब अचानक नेहरू ने इतना बड़ा यूटर्न क्यों लिया, इसकी 2 रीजंस थी। उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1954 में एक मिलिट्री अलायंस बन चुका था और इस अलायंस के बाद अमेरिका भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। तो नेहरू को यह लगा कि अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ बैंड हो जाना शायद उसको कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ेगा, और उस वक्त बरतानिया की फेवर भी पाकिस्तान के हक में थी। तो नेहरू को शायद ये लगा कि उनको कश्मीर से हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरी वजह थी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। अगर कश्मीर इंडिया के पास चला जाता तो इंडिया का सेंट्रल एशिया की तरफ एक रूट बन जाता। और नेहरू ने यह सोचा कि कल को अगर अफगानिस्तान से भी इंडिया की पोजीशन ठीक हो जाती है तो वो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया में वखान कॉरिडोर के थ्रू ट्रेड कर सकेंगे। ये सब को देखते हुए ना तो नेहरू सिर्फ प्लेबिसाइड करवाने से मना करते हैं, बल्कि कश्मीर की ऑटोनॉमी में भी इंटरफेरेंस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीरी पॉलिसीज में रोल डे बाय डे बढ़ता जाता है। और जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के रिश्ते भी ज्यादा कायम नहीं रहते, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को 11 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाता है। और जहां तक बात रही कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाने की, वो तो मानो इन दोनों कंट्रीज को भूल ही गया। 1962 चाइना और इंडिया की वार होती है, जिसमें इंडिया को डिफीट का सामना करना पड़ता है और कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन चाइना के पास चला जाता है। 1965 पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करवाने का सोचता है और इन दोनों कंट्रीज में जंग हो जाती है। इस जंग में क्या क्या हुआ, क्या इसका पसे मंजर था, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1999 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की जंग होती है और इसकी भी वजह कश्मीर ही था। एंड ओवर द पीरियड इस सारे टाइम में कश्मीरी इंसर्जेंट्स को और कश्मीरी फाइटर्स को बहुत मारा जाता है। कश्मीरियों को बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती और अगर कश्मीरी कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको इंडियन आर्मी की तरफ से गोलियों का सामना करना पड़ता है। और ये सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब 2014 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के आने के बाद कश्मीरी को भेड़ बकरियों की तरह मारा जाता है और इतने कश्मीरियों की शहादतें होती हैं कि शायद आप गिन भी ना सको। 5 अगस्त 2019 इंडिया ने कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी हुई थी आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, वो आर्टिकल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट में ही आर्टिकल 35A को भी सस्पेंड किया जाता है। और ये 2 आर्टिकल्स के सस्पेंड होने के बाद इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीर पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है और कश्मीर की हर पॉलिसी दिल्ली से ही रेगुलेट होती है। देखिए, ये आज तक कश्मीर की हिस्ट्री रही है और इसी तारीख में कश्मीरियों का जिनोसाइड किया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी जंग होती है तो कश्मीर एक प्लेइंग फील्ड बनता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसा हो कि मसला कश्मीर हल हो जाए? मेरी नजर में 2 सोल्यूशंस हैं। नंबर 1, LOC को ही इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए और जहां जहां फौजें अभी तक खड़ी हैं उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए और कश्मीर को दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये सुनकर आप शॉक होंगे कि इस चीज को पहले कंसीडर किया जा चुका है जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ और इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगर कल को कहीं ऐसा होता है और कश्मीर का बंटवारा हो जाता है और LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाता है तो पाकिस्तान में ये आर्टिकल 257 की खिलाफवर्जी होगी। और ये आर्टिकल ये कहता है, व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू एक्सीड टू पाकिस्तान, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड स्टेट शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ पीपल ऑफ दैट स्टेट। यानी ये कश्मीरी लोग ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक्सेशन के बाद भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या होगा। और अगर
اگر کل کو LOC کو انٹرنیشنل بارڈر بنایا جاتا ہے تو یہ سوال پاکستان کی گورنمنٹ پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا. اور دوسرا طریقہ ہے پلیبیسائڈ, جو UN کا کشمیری لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی ہے, اور انیشیلی نہرو نے بھی پاکستانی اور کشمیری لوگوں کے ساتھ پلیبیسائڈ کا وعدہ کیا تھا. تو اب ایسا ہو سکتا ہے جیسے 1951 میں برطانیہ نے پاکستان اور انڈیا کو ایک مشورہ دیا تھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹریز LOC کو مینٹین کریں اور اپنی آرمی کو پیچھے نہ ہٹائیں, لیکن کشمیر کے دونوں سائڈ پہ پلیبیسائڈ کنڈکٹ کروایا جائے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ کب تک برقرار رہتا ہے. کیا ہماری جنریشنز کو یہی مسئلہ سالو کرنے پر لگا دیا جائے گا, یا پھر اس مسئلے کا کوئی سلوشن کر کے یہ دونوں کنٹریز اپنی اکنامک گروتھ پر دھیان دیں گے. ہوپ فلی کشمیر کا یہ ڈسپیوٹ اب جلدی سالو ہو, لیکن مودی گورنمنٹ میں یہ سلوشن تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ٹو بی آنیسٹ. بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور آپ سے ہم ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.